हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर ग्रेविटेशन, और अब हम आ गए हैं इसके बहुत जबरदस्त टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। इसका मतलब इसके अंदर पूरा क्या पढ़ना है, आपको सैटेलाइट पढ़ना है और उसके बाद ये समझना है कि आप किसी भी सैटेलाइट को एग्जैक्टली लॉन्च करते कैसे हैं। अब सैटेलाइट को आप तो घर बैठे बैठे लॉन्च करते नहीं है, तो इंडिया की एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम बच्चे बच्चे ने सुना है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त करे हैं जिससे हमारी ग्लोबली बहुत तारीफें हुई हैं। ठीक है, तो इसरो का नाम सब लोगों ने सुन के रखा होगा। अब एग्जैक्टली जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल बारीकियां होती हैं। हमको वो सारी चीजें एग्जैक्टली नहीं पढ़नी है, उसका कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। हमें एग्जैक्टली बस ये पढ़ना है कि हाउ वी एक्चुअली लॉन्च अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या होता है। तो बिना समय लगाए आपको पहले लेके आते हैं और बताते हैं कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन अ सैटेलाइट, और इसरो ने कौन कौन से सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, सक्सेसफुल मिशंस कौन कौन से उनके रह चुके हैं, काफी सारे रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक टर्म सुना होगा पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब क्या होता है बेटा, ये लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, इसकी भी जरा बात करी जाएगी। ठीक है, अब जरा गौर करें क्या लिखा हुआ है। A satellite is a body which is revolving continuously in an orbit around a comparatively much larger body। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी बहुत बड़ी बॉडी के आसपास जो है ना वो चक्कर काट रही होती है स्टेबल पाथ में। तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है सैटेलाइट। क्या कहा जाता है, सैटेलाइट। अगर इसका सिंपल भाषा में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूं तो जैसे मान लीजिए कि अगर सन है तो सन के आसपास कौन चक्कर काट रहा है, सन के आसपास कौन चक्कर काट रहा है, अर्थ, इनफैक्ट बाकी सारे प्लैनेट्स भी सन के आसपास ही चक्कर काट रहे हैं। यहीं से आपको एक बात अगर याद आ गई हो तो क्या ही बात होगी बेटा, मैंने पढ़ा के रखा हुआ था। पहली एक थ्योरी थी जिसे कहा गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या आपको इसका कुछ भी अंदाजा है कि व्हाट वाज एक्चुअली जियोसेंट्रिक थ्योरी? हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्स के सेंटर पे अर्थ है और उसके आसपास बाकी सारी चीजें जो हैं वो चक्कर काट रही हैं। उसके बाद इस थ्योरी को नकार दिया गया और उसके बाद जो थ्योरी आई थी जिसको अब हम मानते हुए चलते हैं, दैट इज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, दैट इज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सन होता है यूनिवर्स के सेंटर पे और उसके आसपास बाकी सारी चीजें स्टेबल पाथ में चक्कर काट रही होती हैं। आए समझ के नहीं आए? ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलें। अगर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो सन के आसपास, जैसे अगर सिर्फ अर्थ की बात की जाए तो सन के आसपास अर्थ चक्कर काट रहा है, तो अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। क्या कहा जाएगा उसको कि अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। अच्छा, वैसे ही अगर आप ध्यान दें तो अर्थ के आसपास जो मून है, जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, तो वो जो मून है वो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है, तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आया समझ के नहीं आया? तो जरा इस बात को लिख दिया जाए यहां पे। पहला पॉइंट जो नोटवर्दी पॉइंट है उसको लिख लेते हैं यहां पे कि अर्थ सन के आसपास चक्कर काट रहा है, तो अर्थ इज अ सैटेलाइट, अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। अच्छा, ये जो सैटेलाइट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च थोड़ी किया था। ठीक है, अर्थ जो है बाय यूनिवर्स, बाय बेसिक नेचर ऐसा है कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर काट रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा, वैसे ही मून जो है वो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहा है, तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब क्या होता है कि अर्थ के पास तो एक ही मून है, चांद आपको एक ही दिखाई देता है ना, तो अर्थ के पास तो एक ही मून है। अब ऐसा क्या होता है, ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं, दैट इज अपने अपने मून होते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस कि अगर आप बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर के पास 63 सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, मतलब जिसको आप मून कह सकते हो। ठीक है, अब क्या है ना कि हम इस डिस्क्रिप्शन से अटैच कैसे होते हैं कि जैसे अगर मैंने मून की बात करी, तुमने चांद देखा हुआ है, ठीक है, अब वो तुमने एक ही देखा हुआ है। नाउ द थिंग इज दिस कि जुपिटर के पास ऐसे खुद के नेचुरल 63 मून है ना। तो मतलब मून इज बेसिकली अ सैटेलाइट, मतलब जुपिटर के आसपास 63 ऐसे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो उसके चक्कर काटे जा रहे हैं। आया समझ? तो जुपिटर हैज 63 मून, जुपिटर के पास 63 मून है। और वहीं सैटर्न की अगर बात की जाए, तो सैटर्न के पास 63 मून है, सैटर्न 62 मून है।
जुपिटर के पास 63 है, सैटर्न के पास 62 मून है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी बॉडी होती है जो किसी बहुत बड़ी बॉडी, यूजुअली सेलेस्टियल बॉडी, एक प्लैनेट हो सकता है, उसके आसपास चक्कर काट रही है, चक्कर काट रही है, चक्कर काट रही है। आ गया समझ? इसे कहा जाएगा सैटेलाइट। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस कि अगर बाय नेचर बना हुआ है, जैसे बाय नेचर क्या है, अर्थ जो है बाय नेचर सन के आसपास घूमे जा रहा है, ठीक है, तो अर्थ इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। उसके बाद मून जो है वो आसपास घूम रहा है किसके, अर्थ के, तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आ गया समझ के नहीं आ गया? तो वैसे यहां पर और यहां पर कहानी डेवलप होती है। लेकिन हमने 1957 से, कब से, 1957 से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। पहला काम जो किया था वो रशिया ने किया था, स्पुतनिक 1, जो 1957 4 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये पहला मैनमेड मिशन था जो दरअसल एक सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में प्लेस करा गया था। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? उसके बाद सर इंडिया कब आया? तो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1975 में, आर्यभट्ट, 1975 में। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ रही होगी। तो सैटेलाइट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जो एक बहुत बड़ी बॉडी, यूजुअली सेलेस्टियल बॉडी, उसके आसपास चक्कर काट रही होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद क्या लिखा है, वही, फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गई ये वाली बात समझ में? तो एक काम करें, जरा पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो यही कहानी सुनते हुए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बेटा, बहुत शानदार। अच्छा, इंडिया ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, जैसे इसरो की मैं बात कर रहा हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने जो बहुत फेमस सैटेलाइट्स हैं, काफी, चंद्रयान 3 तो आपने नाम सुन के रखे होगा, कुछ का नाम लोगों ने नहीं सुना होता, जैसे कि CMS-01 ये बहुत ही फेमस कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट है। उसके बाद GSAT-30, GSAT-30 भी था, GSAT-31 भी है, GSAT-30, GSAT-31। अच्छा, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ना इनके साथ एक अटैच्ड लॉन्च व्हीकल होता है। तो वो जो लॉन्च व्हीकल होता है, इसका नाम भी आपने सुना होगा, PSLV, ठीक है, और GSLV। ये दो नाम से बच्चे वाकिफ होते हैं, बिकॉज जब भी लॉन्चिंग होती है तो इनका नाम बहुत उठ के आता है, PSLV और GSLV। तो PSLV जो होता है, इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फुल फॉर्म है। और ये होता है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो ये इसके टर्म के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय पोलर सैटेलाइट, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। तो इसके बारे में पढ़ना है, इसको लेकर के आप बेफिक्र रहिए, करना ही है इसको। तो ये सब कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि लॉन्च हुए हैं और ये उनके करेस्पॉन्डिंग लॉन्च व्हीकल्स हैं। ठीक है, चलिए, ओके, डन। कहानी को अब यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये अपने पास था सैटेलाइट की डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन लिख करके आनी होगी तो आप ऑब्वियसली ये जो पहला वाला पॉइंट है ये आपको डेफिनेशन में सपोर्ट करने के लिए ही था। ठीक है, कर लेंगे आप इस चीज को, बहुत शानदार। और उसके बाद दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट आया कि जैसे भाई सैटेलाइट तो ये रह गया, लेकिन अर्थ क्या है, वो भी एक सैटेलाइट है ना, किसका? सन का। मून क्या है, वो भी एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? मून जो है वो अर्थ का है सैटेलाइट। इनफैक्ट मून और सैटेलाइट जो है ना प्लैनेट सिस्टम के अंदर एक ही टर्म माना जाता है। अब जरा गौर करें, हाउ टू एक्चुअली लॉन्च अ सैटेलाइट। ठीक है, आप एग्जैक्टली कैसे लॉन्च करेंगे किसी भी सैटेलाइट को, तो क्या उसका बेसिक फंडा होता है, वो पूरा पढ़ने को मिलेगा आपको। देखो भाई, कंसिडर, मेरे ख्याल से अब तक जो बताया वो पूरा क्लियर हो गया ना। अगर आपको लग रहा है कि सर एक आध बार वापस कर लिया जाए, तो वीडियो को हल्का सा बैक करना, एक बार वापस से देख लेना, लेकिन दिमाग में ये चीज तो बैठा लो बेसिक तौर पे कि सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है जो कि किसी भी बड़ी बॉडी के आसपास जो है वो चक्कर काट रही होगी, चक्कर काट रही होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे समझ। ओके, हाउ टू एक्चुअली लॉन्च अ सैटेलाइट। Consider a very high tower on the surface of Earth whose height is more than the height of the Earth's atmosphere। ठीक है, तो जो लॉन्चिंग पैड होगा हमारे पास, इसको मैं बेसिक टर्म्स में बताऊंगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अर्थ से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ठीक है, अगर आप अर्थ से एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, बिकॉज वो बाय नेचर मेड नहीं है, वो मैन मेड है, वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। नाउ द थिंग इज दिस कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो आप लॉन्च पैड लगाएंगे ना, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि एग्जैक्टली लेट अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ दिस टावर विद सम हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो आप किसी भी बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंकेंगे फ्रॉम दैट लॉन्च पैड, वो लॉन्च पैड जो टावर है उसका एटमॉस्फेयर के हाइट से ज्यादा हाइट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है ना, एग्जैक्टली कैसा प्रपल्शन होगा और कैसा सैटेलाइट लॉन्च होकर के ऑर्बिट में जाएगा और ऑर्बिट में ही घूमेगा, इसका पूरा प्रोसेस आपको मैं पहले यहां दिखाता हूं, उसके बाद कहानी को
आगे बढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अभी तक क्या जानना है कि क्या होता है सैटेलाइट, ठीक है, वो आप समझ गए। सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ हैवी बॉडी, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी बिग बॉडी, ठीक है। अब मान लो कि ये अपने पास अर्थ ले लिया अपन ने, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाऊं क्या, ठीक है, ये हमने अर्थ ले लिया है ना। अब इसके ऊपर बनाते हैं एक लॉन्च पैड, इसके ऊपर बनाते हैं एक लॉन्च पैड, एक टावर बनेगा, और क्या, एक टावर बनेगा। ये हमने बना दिया टावर, ठीक है। यहां से हम ये इसको हमने मान लिया कि हमारा लॉन्च पैड है। ये जो टावर है इसकी जो हाइट होगी ना, ये एटमॉस्फेयर के हाइट से ज्यादा होगी। भाई फिजिक्स में क्या है, डायग्राम अगर सही से नहीं बनाओगे फील नहीं आएगा, फील नहीं आएगा तो फिर क्या ही फायदा पढ़ने का। फिजिक्स आया समझ की नहीं आया, तो भाई साहब मैं आपको पूरा डायग्राम से सपोर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ पूरी अपनी आंखों के सामने होती हुई नजर आए, ठीक है। चलो, मैं वही कहता हूँ हमेशा यार कि क्या है ना, अगर आप मल्टीपल सोर्सेज यूज करोगे पढ़ने के लिए तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो एक ही वीडियो के अंदर आपको हर बात अगर पता चल जाए तो वो कितना शानदार रहेगा आपके लिए। वो वीडियो यही रहा, ठीक है। अब जरा गौर किया जाएगा, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, ये हमारा लॉन्च पैड है, यहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। नाउ सी द थिंग, जैसे मान लो कि अगर मैं किसी बॉडी को फेंकता हूं, है ना, अगर मैंने किसी बॉडी को फेंका, अब मैं थोड़ी, मैंने क्या करा, मैंने कि अच्छी स्पीड दे दी उसको मैंने। अगर मैं अच्छी स्पीड के साथ इस बॉडी को फेंकूंगा तो भी क्या हो सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड तो है ही ना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही। तो अगर मैंने किसी बॉडी को फेंका तो बॉडी ना यहाँ पे आकर के गिर गई, मान ले यहाँ गिर गई, ठीक है। जब यहाँ गिरी तो इस वाले पॉइंट का नाम A1 दे देना, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला कि भाई इसको और तेज फेंको, तुमने इसको और तेज फेंका, तुमने इसको और तेज फेंका, तो मान लो कि बॉडी जो है ना वो यहाँ पे गिर गई। तुमने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, और ट्राई कर लेते हैं, तो अभी तो बॉडी यहाँ पे गिर गई थी। मैंने बोला और तेज फेंको, तुमने और तेज फेंका, तो मान लो कि बॉडी जो है वो यहाँ पे गिर गई है, चलेगा, ठीक है। अब तुम क्या सोच रहे हो कि यार इस बॉडी को इतना तेज फेंक दें कि ये ना हमेशा अर्थ के सरफेस पे गिरने का ट्राई करे पर गिर ना पाए, है ना। तो उस वाले केस में क्या हो कि बॉडी इज इन द अटेम्प्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बट गिर नहीं पा रही है। अब वो नाजुक मोड़ आ चुका है, क्यों, मैंने बॉडी को इतना तेज फेंक दिया, यहां गिरी, और तेज फेंका, यहां गिरी, और तेज फेंका, तो यहां तो गिर गई ना। अब अगर मैं बॉडी को और भी तेज फेंक दूंगा, अगर मैं बॉडी को और भी शानदार वेलोसिटी दे दूं, मान ली कि मैंने इस बॉडी को और शानदार वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी इस तरफ, अब अगर मैं इस बॉडी को और भी शानदार वेलोसिटी दे दूं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, ये दी मैंने वेलोसिटी भी, ठीक है। अब मैंने बॉडी को इतनी दे दी है वेलोसिटी की, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अब बॉडी जो है ना वो एग्जैक्टली अर्थ के सरफेस पे गिरेगी नहीं, इट विल ऑलवेज बी इन द अटेम्प्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब ये जब मैंने फेंका इसको, अर्थ के सरफेस के कोने से बाहर निकल गई, तो नाउ द बॉडी इज इन द अटेम्प्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आगे आपको ये वाली बात समझ में, तो अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा जरा गौर करना। देखो बेटा, अब आएगी तुमको बात बहुत तरीके से समझ में। ये अगर आप इस ऑर्बिट को देखें, अगर आप इस ऑर्बिट को देखें अच्छे से, तो यहां पे क्या हो रहा है जब ये बॉडी मैंने ऐसे फेंक दी विद सम वेलोसिटी v, तो बॉडी इतना शानदार निकल गई कि वो अर्थ के कोने से बाहर निकल गई है। तो नाउ द बॉडी इज ऑलवेज इन द अटेम्प्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन कभी गिर नहीं पा रही, तो वो एक स्टेबल सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी। कौन, ये वाली जो बॉडी जिसको मैंने फेंका था ना, यहां कोई तो बॉडी होगी ना भाई, कोई तो बॉडी होगी ना यहाँ पे। तो जिस बॉडी को मैंने फेंका था वो बॉडी आ गई है इन द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, ये बिल्कुल इसके आसपास चक्कर काटेगी अर्थ के आसपास, तो इस केस में दिस बॉडी बिकम्स अ सैटेलाइट। ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया है ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। आया समझ, किसी बॉडी को इतना तेज फेंक दो कि द बॉडी कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ जस्ट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बट नेवर एक्चुअली फॉल्स ऑन इट, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, ये भी एक तरह से फ्री फॉल की ही कंडीशन है। आया समझ, ये कंडीशन भी फ्री फॉल की ही कंडीशन है, इसके ऊपर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। बॉडी इज अंडर द अटेम्प्ट ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसके चक्कर में वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहती है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहती है विद स्टेबल, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए कि ये जो ऑर्बिट है ये एग्जैक्टली कोई ऐसी फिजिकल बॉडी थोड़ी ना है, तो ये तो अपन ने बना के रखा हुआ है, ये तो अपन ने बना के रखा हुआ है, तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसे निपटा देते हैं। ये तो अपन ने क्या है, बना के रखा हुआ है।
चलिए, तो मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे समझ में, तो ये रहा इसका ऑर्बिट। अब एक और चीज, जिस वेलोसिटी के साथ आपने बॉडी को फेंका कि वो बॉडी अंडर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर दी है, तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल स्पीड। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। या इसको ऐसे देख लो, किसी भी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए, किसी भी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए जिस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करना पड़ता है, दैट वेलोसिटी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड। आगे मेरी बात समझ में? तो एक काम करना, पहले ये जरा पढ़ लो। तो जो अब ये जो चीजें यहां पे लिख के रखी हुई है ना, वो तुमको समझ में आएगी, बिकॉज मैंने आपको पूरा फंडा यहां पे डायग्राम्स के थ्रू क्लियर कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑर्बिट है ये आपको सर्कुलर दिख रहा है ना, ये जो ऑर्बिट है सर्कुलर दिख रहा है ना। एक काम करूं क्या, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि सर ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, बहुत जबरदस्त आर्ट है भाई, आर्ट है तो पूरा। अब सही है ना? सब मेजर कर लो एक बार सही से। अरे सटीक, अब सही है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट है, दिस ऑर्बिट इज, ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है वो घूमना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब जरा आप पहले एक काम करिएगा, पहले जरा आप इस डायग्राम को बना लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे तो आधी बात तो आप खुद समझ जाएंगे, और जो बाकी बची कुची कसर रह जाएगी वो मैं जो लिखा हुआ है स्लाइड में उससे पूरी कर देता हूं। तो जरा एक बार इसको बनाओ, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब जरा गौर कर लिया जाए, तो सैटेलाइट को अपन ने लॉन्च तो कर दिया है, यही सारी पूरी कहानी थी। अब यही कहानी ना यहाँ पे कैसे लिखी हुई है, किन शब्दों में अपनी भावनाओं को आप व्यक्त करके आएंगे, वो शब्द आपको मिलेंगे कहाँ पे, वो शब्द मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो क्या लिखा है, कंसिडर अ वेरी हाई टावर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अभी दिखाया था, हुज हाइट इज मोर देन द हाइट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, डन, क्लियर। लेट अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ दिस टावर विद सम हॉरिजॉन्टल स्पीड। यहां पर जो मैंने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, चलो ठीक है, ये जो मैंने प्रोवाइड करी है इसको तो मैंने कहा था कि भाई आई विल कॉल दिस ऑर्बिटल स्पीड। मैंने कहा था कि आई विल कॉल दिस ऑर्बिटल स्पीड, क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ फेंकने पे हुआ क्या था कि सैटेलाइट ने अपने आप को प्लेस कर लिया एक ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, लेकिन यार जब मैंने बॉडी को फेंका और जब बॉडी यहाँ पे गिर गई, ठीक है, जब मैंने बॉडी को फेंका बॉडी यहाँ पे गिर गई, तो वो वाली ऑर्बिटल स्पीड थोड़ी है, क्योंकि वो स्पीड से आप इस बॉडी को किसी ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पा रहे ना। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, आया समझ के नहीं आया, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है। तो ऑर्बिटल स्पीड एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है। ठीक है, तो ओके, तो अगर मैंने ये स्पीड प्रोवाइड करी है तो ये स्पीड कैसी है, हॉरिजॉन्टल ही है ना, बस तीसरी बात थी। The body will describe a parabolic path under the effect of gravity and hit the surface of Earth at point A1। जब A1 पे हिट करा इस बॉडी ने, तो ये जो पाथ एग्जीक्यूट करा गया है, दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। इस क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक कैटेगरी आई थी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हमने इस बात को प्रूव भी करके रखा हुआ है कि हाँ भैया ये जो पूरा पाथ होता है ना, दिस इज पैराबोलिक। इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू g/2u स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। तो जहां पे जो g/2u का स्क्वायर था दैट वाज कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, kx स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो अभी उसका यहाँ पे यूज तो वैसे होगा नहीं ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ, ये वाला केस तो हो चुका है पूरा। इफ द इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, अगर मैं जब मैंने बॉडी को फेंका बॉडी पास में गिर गई, इसका मतलब क्या, मेरी चाहत तो है कि बॉडी घुस जाए ऑर्बिट के अंदर, और मैंने फेंका तो बॉडी यहीं दिख रही है मुझे, तो इसका मतलब ऑर्बिट में नहीं घुसी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को और स्पीड से फेंकना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब हर बार जब आप अप्लाई करें कोई फोर्स, तो हर बार बॉडी ऑर्बिट में घुस जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने और तेज फेंका बॉडी को, तो अब बॉडी पहले A1 पे गिर गई थी, अब जरा दूर A2 पे गिर गई, है ना। आएगा सफलता मिलेगी, बट अभी नहीं मिली है। ठीक है, Then the body will hit the surface of earth। अगर अर्थ के सरफेस पे हिट कर गया, मतलब ऑर्बिट में तो नहीं पहुंचा, पॉइंट A2 पे गिरा है, फादर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और थोड़ा सा दूर गिर गई है लेकिन अभी भी अर्थ पे गिरी हुई है। क्लियरली द हॉरिजॉन्टल रेंज इन द सेकंड केस इज मोर देन दैट इन द फर्स्ट केस। ओके, अगर हम और ज्यादा स्पीड को इंक्रीज करें, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल आल्सो इंक्रीज। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, हल्का हल्का क्या होने वाला है, इसकी जो स्पीड है वो
बढ़ने वाली है। किसकी स्पीड बढ़ने वाली है? जिस बॉडी को आप फेंक रहे हो। अभी मैंने फेंका, अभी नहीं बनी सैटेलाइट, जब अर्थ के आसपास चक्कर काटना शुरू करेगी तब ना बोलोगे सैटेलाइट। तो यहां पे अभी तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल आल्सो इंक्रीज एंड फाइनली एक स्टेज ऐसा आ जाएगा व्हेन द बॉडी विल नॉट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये था वो वाला स्टेज कि मैंने इतना शानदार फेंका कि नाउ द बॉडी इज नॉट हिटिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, इंस्टेड वो एक स्टेबल सर्कुलर पाथ में आ चुकी है, ठीक है। बट विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो सैटेलाइट इज अ केस ऑफ फ्री फॉल ओनली, ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इन एन अटेम्प्ट टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अटेम्प्ट है अर्थ के सरफेस पे गिरने का, लेकिन अर्थ के सरफेस पे गिर नहीं पा रही है, तो अर्थ के आसपास चक्कर काटना शुरू कर दिया, और ऐसे ही केस में इस बॉडी को कहा जाता है सैटेलाइट। आ गया समझ? Then the body will describe a stable circular path around the earth and becomes a satellite of earth। बस इतनी सी बात थी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी करना। ये पूरी कहानी आपको बताती है कि जो आपने सीखा है उसे कैसे शब्दों में व्यक्त करना है। हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो अगला वाला केस ये रहा आपके सामने, अगली कहानी का हिस्सा ये रहा आपके सामने, जल्दी इसको नोट करो। उसके बाद फिर आपको लेके आएंगे ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर। हो गया? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। गजब। ये वाला केस तो पूरा हो चुका है। डायग्राम भी आपने देख लिया था अच्छे से, भली भांति आप इससे परिचित हो गए थे, ठीक है। अब जरा इसको मैं गायब करूंगा। सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे इस टावर की जरूरत नहीं है, बिकॉज सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है, तो टावर इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है। अब मैं सीधे बना दिया करूंगा सिर्फ एक ऑर्बिट, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई अब इस ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट, तो मतलब ये वाली कहानी जो अभी यहाँ पे मौजूद थी, ये वाली कहानी हो चुकी होगी, इतनी शानदार स्पीड से फेंक दिया होगा, तभी वो एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर आ गई है, ठीक है। तो अब से ये टावर आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ ऑर्बिट आपको नजर आएगा। और आपको दो डेटा जो है ना वो दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखना है। सर कौन सा डेटा? भाई जब मैं बड़ा वाला एम यूज करता हूं तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये मास ऑफ द प्लैनेट है, अर्थ की हम बात कर रहे हैं, तो ये मास ऑफ द अर्थ है। और मास ऑफ द अर्थ कितना होता है ये पता है क्या? 6 × 10⁻24 kg अप्रोक्सीमेटली आप ये लेकर के चलने वाले हैं। आ गया समझ? दूसरा क्या होता है? आर। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा? 6400 किलोमीटर। किलो मतलब 10⁻³ मीटर। किसी किसी बुक में ना आपको ये ऐसा भी दिख सकता है कि सर 6.4 10⁻6 लिखा है हमारे बुक में, तो क्या दिक्कत है? कुछ गलत है? अरे एक ही बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। पॉइंट को 3 बार पीछे खींच लिया तो पावर में 3 प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हो गया, इतनी सी बात है, ठीक है। अब माफ कीजिए, अब आते हैं आपको लेकर के ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट is the minimum speed required to put the satellite into a given orbit around the earth, ठीक है। अर्थ के आसपास किसी ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को प्लेस करने के लिए जिस वेलोसिटी के साथ उस सैटेलाइट को फेंका जाता है, उस वेलोसिटी को कहा जाता है ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी सैटेलाइट को फेंका और वो गिर गई यहीं पे अर्थ पे, ठीक है। तो पहली बात तो वो है नहीं सैटेलाइट, ठीक है। उसको तुमने बॉल को फेंका, तुम क्या बोलोगे कि हम लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट। अरे भाई तुम्हारी बॉल जो है वो कहाँ गिर रही है? अर्थ पे गिर रही है ना, तो कैसे हो गई वो सैटेलाइट? सैटेलाइट होने के लिए सिर्फ फेंकना जरूरी नहीं है, सैटेलाइट होने के लिए अर्थ के आसपास चक्कर काटना जरूरी है। आया समझ? ठीक है। तो कितनी स्पीड आप उसको देंगे, जिस स्पीड से वो ऑर्बिट के अंदर चली जाए, कौन? सैटेलाइट, तो उस स्पीड को कहा जाता है ऑर्बिटल स्पीड। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी थी, डेरिवेशन भी इसका बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। फिजिक्स से भाई इतनी टफ नहीं होती यार, ठीक है। सुनते हुए चलना, बस कॉमन सेंस अप्लाई करो, काम हो जाएगा। आ जाए, शुरू करें। आप देखो बेटा, ये मानो अर्थ है, ये लिया अपन ने अर्थ, ठीक है। अब उसके बाद एक सैटेलाइट है जो किसी ऑर्बिट में घूम रही होगी, एक सैटेलाइट है जो किसी ऑर्बिट में घूम रही होगी। तो लेट्स टेक दिस एज द सैटेलाइट। कहां ले लूं? यहां ले लूं क्या? ये मान लिया कि ये क्या अपने पास, ये अपने पास है सैटेलाइट। जिस सैटेलाइट का जो मास होगा ना, उसके मास को अपन ले लेते हैं m, ठीक है। छोटा वाला m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा एक और छोटी सी बात बेटा, इसका जो दूरी है ना, इसकी जो दूरियां हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ,
इसको मैं h बोल सकता हूं, चलेगा आप लोग को, इतना पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इसको मैं h बोल दूंगा, है ना। उसके बाद भाई साहब सेंटर से लेकर के जो यहां तक की दूरी है, अर्थ का सेंटर पकड़ो, यहां से लेकर के जो यहां तक की दूरी है, ये किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ऑब्वियसली किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ना यहां पे, दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। पक्का दिख रहा है, क्लियर। उसके बाद सैटेलाइट की जो दूरी है ना, उस दूरी को अपन क्या बोल देंगे, उस दूरी को अपन बोल देंगे h। तो मेरे ख्याल से इतना भी पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब क्या होता है बेटा, एक कलेक्टिव टर्म आता है सेंटर से लेकर के, अगर आप गौर करें, ध्यान दीजिए, सेंटर से लेकर के सरफेस तक मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, सरफेस से सैटेलाइट की दूरी इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर आप सैटेलाइट की दूरी पूरे सेंटर से निकालना चाहेंगे ना, उसको स्मॉल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल आर। तो जरा मैं इसको लिख दूं एक बार, देखो, सेंटर से लेकर के जो यहां तक की दूरी है, सैटेलाइट से लेकर के जो सेंटर की दूरी है, इसको स्मॉल आर कहा गया है। ये समझ जाओ, उसके बाद तो कहानी में बस सिंपल सिंपल फॉर्मूले होने वाले हैं यूज, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि ये स्मॉल आर के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, ये है स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। इस पूरे तीन टर्म्स को देख करके ना दिमाग में एक बात तो अच्छे से बैठी जाती है। कौन सी बात है वो, कि सर h प्लस आर इक्वल टू छोटा वाला आर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना तो मतलब डन ही केस होगा यार, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे कि हाँ भैया एक बात समझ में आ गई है, बड़े पेन से लिखते हैं कि h प्लस आर करेंगे तो ये आ जाएगा छोटे वाले आर के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पक्का। अब जरा गौर करें, ये जो सैटेलाइट है ना, ये इस ऑर्बिट के अंदर घूम रही होगी, तो अब जरा ऑर्बिट को बनाया जाएगा। आ जाओ, देखो भाई, सैटेलाइट जो है वो घूम रही है एक ऑर्बिट के अंदर। सो दिस इज योर ऑर्बिट। गजब, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। नाउ ऑर्बिट में क्या बात समझ में आ रही है कि ऑर्बिट की दूरी अर्थ के सरफेस से कितनी है, h के बराबर है, और ये रेडियस कितना है, रेडियस r के बराबर है। छोटा वाला r क्या हो जाएगा, h प्लस आर। इतना आ गया समझ। अब जरा एक बात सुनना, जब सैटेलाइट स्टेबल सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है, तो दरअसल सैटेलाइट का जो पूरा मोशन हो गया है वो कैसा मोशन हो गया है, सर्कुलर मोशन। और जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती है तो, और किसी एक बॉडी के अराउंड करती है, तो वहां पे काम करता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम क्या होगा, खुद उसका मास, जो बॉडी सर्कुलर मोशन में है उसका मास ले लो, ठीक है। वी क्या होगी, इसी ऑर्बिट, इसी सैटेलाइट की टेंजेंशियल वेलोसिटी। बेटा हर पॉइंट पर, इस सैटेलाइट के पास हर पॉइंट पर ना एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेट्स टेक दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी, मान लिया अभी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज v। क्या बोल देंगे इसको, v बोल देंगे, ठीक है। अब ये घूम रहा है इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। जिस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है ना, वो बड़ा वाला r नहीं है। क्यों, बिकॉज बड़ा वाला r तो सिर्फ अर्थ का रेडियस था। तो इसका जो इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो होगा r प्लस h, जिसको हम छोटा वाला r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे आपको समझ, पक्का। तो ये रहा इसका पूरा फंडा। डायग्राम अगर क्लियर है तो कहानी आने वाली और भी ज्यादा आराम से क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि द सैटेलाइट इज हैविंग अ टेंजेंशियल वेलोसिटी v। इसको लिख देता हूं मैं एक बार, द सैटेलाइट ऑफ मास, सैटेलाइट का मास कितना है, छोटा वाला m। द सैटेलाइट ऑफ मास m इज हैविंग, द सैटेलाइट ऑफ मास m इज हैविंग a tangential velocity at every point on the orbit, a tangential velocity v, a tangential velocity, a tangential velocity v at every point on the orbit, at every point on the orbit, at every point on the orbit। चलो, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अब जब सैटेलाइट घूम रहा है ना, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा इसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स। और भैया एक और चीज होगा,
ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसने दिया, ये किसकी वजह से आया, ये आया ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से आया, ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक बात को तरीके से क्लियर करते हुए चल रहा हूं, तो इत्मीनान से पूरा सुनते हुए चलना। ऑर्बिटल स्पीड इज अ वेरी फेमस डेरिवेशन, ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इसकी स्कूल एग्जाम्स में आने की, और कंपटीशन में भी आता है इस पर भी सवाल। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है भाई, सर्कुलर मोशन कर कौन रहा है, ये सैटेलाइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर लगेगा, सैटेलाइट के ऊपर। तो m, उसके बाद उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, रेडियस r। ठीक है, वो भी छोटा वाला r क्यों लिया, बिकॉज ऑर्बिट का रेडियस तो छोटा वाला r ही है ना, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दी सैटेलाइट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। आगे समझ, जिसको जाना है उसको जाना है, आप जानते हैं कौन कौन निपटने वाला है। जाने वाले को तो वैसे भी कोई नहीं रोक पाया, तो m से m जो है वो निपट जाएगा, उसके बाद इस वाले r से एक r जो है वो निपट जाएगा, तो v स्क्वायर क्या बचेगा, gm बाई आर। v स्क्वायर क्या बचेगा, gm बाई आर। बट मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे निकालना है ऑर्बिटल स्पीड। मुझे एग्जैक्टली क्या निकालना है, ऑर्बिटल स्पीड। तो यहां से जब v स्क्वायर ऐसा आ गया तो v क्या हो जाएगा, v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ gm ओवर r। v क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम ओवर आर। इतनी बात समझ में आ गई पक्का। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है भाई साहब, ये आ गया अपने पास क्या, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। बस इसमें ना एक छोटा मोटे चेंजेस हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद कहानी आपके लिए और भी क्लियर होगी। दिमाग में बस ये सेट रखो कि आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और एच क्या होता है, एच इज जस्ट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट बट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। वो पूरा क्लियरली आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये मैं एक बार इसको ऐसे कर लूं, ये एरो कि भैया h सिर्फ यहां से यहां तक का है। ठीक है, हो गया होगा। अब जरा गौर करें, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हल्का सा मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, नाउ एज वी ऑलरेडी नो, नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं हम ऑलरेडी, हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है जी एम बाई आर का स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम बाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे जी एम दिख रहा है, तो जी एम क्या हो जाएगा, जी इंटू आर का स्क्वायर। जी एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, जी इंटू एम अगर निकालना है तो जी एम क्या हो जाएगा, जी इंटू आर का स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतनी कहानी भी क्लियर दिमाग में हो रही होगी आपके, है ना। अब जरा गौर करो, नाउ भाई ये दिख रहा है वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी जो दिख रहा है उसको जरा अच्छे से और अगर लिखा जाए, जी एम को मैं रिप्लेस कर दूंगा जी आर के स्क्वायर के साथ। ओके डन। और नीचे क्या आ चुका है, जी एम रिप्लेस हो गया जी आर का स्क्वायर, नीचे क्या है यहाँ पे आर पड़ा है। आर का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर के सेंटर ऑफ सैटेलाइट तक की दूरी, छोटा वाला आर। ठीक है, अब एक काम करो, अभी ना इस आर को जरा बाहर निकाल लो, इस आर को जरा बाहर निकाल लो। जब आर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है ये ऑर्बिटल स्पीड है भाई। इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ ही ये जो सैटेलाइट था वो इस ऑर्बिट के अंदर प्लेस होके स्टेबल सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर चुका है। तो आर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे आर यहाँ बाहर आएगा तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, जी बाई आर। यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, जी बाई आर। और आप ये जानते हैं कि छोटा वाला आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, छोटा वाला आर होता है h प्लस आर के बराबर। समझ गए आप इस बात को, छोटा वाला r जो होता है वो होता है h प्लस आर के बराबर, इसका नीड पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है, बस हो गया। बस एक इसमें छोटी मोटी चीजें और ऐड करेंगे तो काम अपना जो है वो समाप्त हो जाएगा। इतना आ गया समझ। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और अब एक स्पेशल केस करवाऊंगा वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक काम करें, जरा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी इसको नोट करिएगा प्लीज। चलिए फिर ठीक है, तो ये रहा आपके पास वेलोसिटी का बहुत ही शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन, v इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ जी बाई आर। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। बट यहां पे एक स्पेशल केस इंपोज कर दिया जाता है कि व्हाट इफ अगर एक सैटेलाइट है
जो कि अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास घूम रहा है, ठीक है। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास घूमेगा तो ये जो h की दूरी है ना वो ना के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ना के बराबर। तो ये जो r प्लस एच आप करते हैं उसमें h ना के बराबर हो गया, तो ये दूरी पूरी सिर्फ स्मॉल r के बराबर ली जाएगी। इसको जरा देखना, ठीक है। छोटा वाला r क्या होता है? r प्लस एच के बराबर होता है। अब अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास घूम रहा है तो h बिकम्स नेग्लिजिबल। तो h अगर नेग्लिजिबल है उसको हटाओ यहां से, तो r और r दोनों बराबर हो गए ना। आया समझ कि नहीं आया? तो अब इस इक्वेशन को वैसे डेवलप करते हैं। ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ना इसको बस यहीं से मिटा रहा हूं। ये वाली इक्वेशन से अब मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, बिकॉज डायग्राम मेरे को चाहिए पड़ेगा हमेशा एक बार इसको रेफर करने के लिए, ठीक है। ये आपने तरीके से नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे की कहानी जो है ना वो आपको सुनाते हैं। आ जाइए। v इक्वल टू क्या आ गया था? r अंडर रूट ऑफ g बाई आर। v इक्वल टू क्या आ गया था? r अंडर रूट ऑफ g बाई आर। चलो, डेरिवेशन का आधा हिस्सा पूरा हो चुका था, अब स्पेशल केस पे आते हैं, ठीक है। जरा गौर करें। v इज इक्वल्स टू r अंडर रूट ऑफ g ओवर r आ चुका है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि r क्या होता है? r होता है h प्लस r। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू r अंडर रूट ऑफ g ओवर जो ये छोटा वाला r है वो दरअसल r प्लस एच के बराबर है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना, इसके बाद क्या होता है, एक स्पेशल केस इंपोज करते हैं। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर सैटेलाइट जो है वो अर्थ सरफेस के आसपास घूम रहा है तो कहानी कैसे डेवलप होगी, तो जरा इसको लिख दिया जाए। फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज, फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज कहां पे? टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू दी अर्थ सरफेस। अब कहानी डेवलप कैसे होगी तो जरा गौर करें। अगर अर्थ के सरफेस के आसपास घूम रहा है तो r प्लस एच जो है वो तो r के बराबर था, ठीक है। अब नाउ अगर h की दूरी ना के बराबर हो गई तो यहां पे आप कह सकते हैं कि r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r ओनली, बिकॉज h तो अब रहा नहीं कंसिडरेबल। तो r इक्वल टू आप r पुट करेंगे। जैसे आप ये पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, r अंडर रूट ऑफ g बाई जो छोटा वाला r है वो किसके बराबर हो गया ऑलमोस्टली बड़े वाले r के बराबर, ठीक है। अब जो ये बड़ा वाला r था जो बाहर है रूट के, अगर मैं उसको रूट के अंदर ले आऊं तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? देखो भैया, यहां पे g था, यहां पे नीचे r था, ठीक है। अगर इस वाले r को मैं अंदर ले आया तो r स्क्वायर बन जाएगा। अब सोचो अगर ये बाहर होता तो क्या होता? r होता ना। तो ये वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई, r से r निपट जाएगा। तो उसके बाद जो कहानी में बचेगा बेटा वो क्या बचेगा? देखो, r से r तो निपट गया, तो ये बचेगा r इंटू जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये वाली कहानी डेवलप करी है ओनली फॉर अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। आया समझ की नहीं आया? दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। लेकिन अगर अर्थ के सरफेस से दूर भटका सैटेलाइट तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला फॉर्मूला, r अंडर रूट ऑफ g बाई आर। जहां पे जो छोटा वाला r है इसको आप लिख सकते हैं r प्लस एच। क्या लिख सकते हैं इसको? r प्लस एच। आया समझ? अब जरा गौर करें, तो ये r जब मैं पुट करूंगा ना तो r क्या होता है? r होता है बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। मतलब 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। और g का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, अच्छा मैं किलोमीटर्स में भी इसको छोड़ सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अल्टीमेटली इसको सॉल्व आउट करने के बाद जो अपना आंसर आता है ना वो आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं? दिस इज नॉट मीटर पर सेकेंड, दिस इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी आपके पास स्पेशल नंबर, स्पेशल वैल्यू आ गया। दिस इज द वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। बस इतनी सी बात है जो आपको समझानी थी, ठीक है। तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से दूर नॉर्मल दूरी पर अगर घूम रहा है तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है। This is the formula for a satellite which is revolving in any orbit which is h distance apart from surface of earth, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, लेकिन स्पेशल केस वाला फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस फॉर्मूला है, दिस इज अ स्पेशल केस फॉर्मूला।
ये आपको पूरी बातचीत जो है वो बता दी गई है फॉर ऑर्बिटल स्पीड। तो बनता है क्या है बेटा, अब जरा इसको नोट करना, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी करिएगा प्लीज। चलिए फिर, बहुत शानदार, एक तरफा इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये आपका पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया है फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, ये देखो जनरल केस ये वाला रहा जब सैटेलाइट इज एट हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और स्पेशल केस ये वाला रहा जब अर्थ के आसपास, मतलब अर्थ से बहुत दूर नहीं घूम रहा है, अर्थ के सरफेस के आसपास घूम रहा है सैटेलाइट। इसका मतलब h बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, अब जरा से गायब किया जाए बेटा, वही चीज लिखी हुई है बाय डेफिनेशन, वो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब जरा इससे आगे बढ़ा जाएगा। अब आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, किस पे आ गए हैं, अब निकालने वाले हैं हम टाइम पीरियड किसी भी सैटेलाइट का। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम, कितना समय लगा किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के आसपास एक चक्कर पूरा खत्म करने में, उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, चले अब जरा कहानी को यहां पे स्टार्ट करते हैं। डायग्राम तो बनेगा, उसके बिना काम थोड़ी ना होता है, डायग्राम तो बनेगा, उसके बिना काम नहीं ना होता। तो ये अपने पास अर्थ मान लिया अपन ने। ठीक है, अब उसके बाद एक सैटेलाइट, अर्थ का मास कितना होगा, कैपिटल एम, ऑब्वियसली अर्थ का मास क्या होगा, कैपिटल एम। और उसके बाद अपन लेते हैं एक सैटेलाइट जिसका मास अपन ले लेते हैं स्मॉल एम, कोई लोड वाली बात नहीं है। इसका मास अपन ने कितना ले लिया, इसका मास अपन ने ले लिया है स्मॉल एम। ठीक है, अब ये घूम रहा है इस अर्थ के आसपास, चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्बिट की बात करेंगे अपन, फिर किसकी बात करेंगे सर, इसके बाद फिर अपन बात करेंगे ऑर्बिट की। ठीक है, देखो भैया, ठीक है, तो ये रहा आपके पास ऑर्बिट। नाउ द थिंग इज दिस बेटा, ध्यान रखना अच्छे से हमेशा, ये वाला फंडा काम आता है। यहां सरफेस से लेकर के इसकी दूरी, सैटेलाइट से लेकर के सरफेस की दूरी, सरफेस से लेकर के सैटेलाइट की जो दूरी होती है, इसको अपन डिनोट करते हैं किस सिंबल से, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। मेरे ख्याल से बात पूरी क्लियर होगी। दूसरा क्या होता है, सेंटर से लेकर के सरफेस की जो दूरी होती है, सेंटर से लेकर के सरफेस की जो दूरी होती है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर कहाँ रहा, ये रहा, सेंटर से सरफेस की दूरी, मतलब ऑर्बिट की दूरी, सरफेस नहीं ऑर्बिट, और ये जो दूरी होती है इसको हम स्मॉल आर से करेंगे रिप्रेजेंट। किससे करेंगे इसको हम रिप्रेजेंट, इसको हम करेंगे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि सेंटर से ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो तो ऑब्वियसली फिर रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा, इसके अलावा क्या बोल सकते हो उसको, इसके अलावा ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये जो दूरी है यहां से यहां और यहां से यहां, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी क्लियर होगी, और तभी तो हम कहते हैं कि r जो है वो r प्लस एच के बराबर होता है। ठीक है, इतना पूरा क्लियर चल रहा है अपने को। और ये सेंटर ऑफ अर्थ है, इसको लिख दिया जाए कि हाँ भैया दिस इज द सेंटर, ओ सेंटर ऑफ अर्थ, पक्का आ गया समझ। इस ऑर्बिट में घूम रहा है ये सैटेलाइट। नाउ द थिंग इज दिस, का आपको टाइम पीरियड निकालना है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टाइम का फॉर्मूला वही होता है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड। ठीक है, या स्पीड मतलब ऑर्बिटल स्पीड, इतनी सी बात है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, ऑर्बिटल स्पीड क्या थी। ठीक है, अब जरा गौर करें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड की अगर बात की जाएगी यहाँ पे, तो कैसे कैरी आउट करोगे तुम पूरे प्रोसेस को, देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड की अगर बात करें तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, एक सर्कल ऑफ पाथ में 2 पाई आर के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो 2 पाई आर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बेटा, अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड जो है ना वो आप निकाल चुके हैं पहले, अभी तो मैं इसको सिर्फ v लिख रहा हूं, लेकिन एज वी ऑलरेडी नो, यहां पे मैं लिख देता हूं एज वी ऑलरेडी नो, जैसा कि हमको पहले से पता है कि ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r अंडर रूट ऑफ g ओवर r। ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, जिसमें बड़ा वाला r क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो r अंडर रूट ऑफ g बाई r, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो नाउ जैसे मैं इससे आगे कहानी को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r, उसके बाद नीचे क्या आ रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा r अंडर रूट ऑफ
जी बाई आर, ठीक है। तो आर अंडर रूट ऑफ जी, और यहां पे आ जाएगा ये वाला आर। यहां तो कोई परेशानी हो रही क्या आप लोग को? पक्का आप श्योर है? अब जरा गौर करो, अगर मैं इस वाले आर को अंदर फेंक दूं, ठीक है, तो यहां पे ये कहानी डेवलप कैसे हो जाएगी? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल आर, उसके बाद अंडर रूट ऑफ, भाई जब ये आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो आर का क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आर का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा जी। इस जी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इतनी बात पूरी समझ में आ गई। अब जरा छोटे वाले आर के ऊपर फोकस करना। यहां डायग्राम को अच्छा ये तो बेसिक फॉर्मूला था ना, ये वाला तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब जरा गौर करो, ये डायग्राम को देख के ही क्लियर होगा कि R इक्वल टू एच प्लस आर है। इसको भी लिख देता हूं मैं एक बार अच्छे से, R इक्वल टू आर प्लस एच है, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। तो जहां पे मुझे R दिख गया R प्लस एच के बराबर, यहां भर दूंगा, तो उसके बाद जो कहानी होगी वो तो पता ही है फिर क्या होने वाला है, आसान कहानी है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहां पे आर का स्क्वायर, आर का क्यूब था, तो आर बेसिकली क्या हो गया? आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का क्यूब अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतनी सी बात है, इतनी कहानी समझ में आ गई। इसके बाद मैं आपको स्पेशल केस पे लेकर के जाऊंगा। एक स्पेशल केस तो क्या होगा कि अगर ऑर्बिट बहुत पास है, मतलब अगर सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड वेरी क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस वाले केस में फॉर्मूला डेवलप कैसे हो जाएगा? टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी? और दूसरा यही वाला केस लेके चलेंगे जहां पे कंसिडरेबल हाइट है, जहां पे हाइट कंसिडरेबल है, लेकिन इससे सिंपलर फॉर्म में आंसर आ सकता है क्या, या इसका आंसर डेंसिटी के टर्म्स में आ सकता है क्या, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले जरा आप एक बार ये छाप लो, ये आपका आंसर तो आ चुका है। एक बार जरा आप इसको छाप लीजिए, ये आपका आंसर तो आ चुका है। उसके बाद कहानी को फिर यहीं से आगे बढ़ाना अपन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जरा ये छापो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो बहुत ही जबरदस्त केस हम देख चुके हैं, ठीक है। अब उसी फॉर्मूले को आगे फर्दर डेवलप कैसे किया जाएगा, तो जरा उसकी आपसे बातचीत कर ली जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखिएगा, अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था ना बेटा, अभी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, वो फॉर्मूला आया था T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन आर। उसके बाद अंडर रूट के अंदर आ गया था R प्लस एच का होल क्यूब अपॉन नीचे आ गया था जी, ठीक है। इतनी बात पूरी क्लियर है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रहा होगा, ऑर्बिट में घूम रहा होगा अबाउट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो उस वाले केस में एच की जो वैल्यू है दैट बिकम्स इनकंसिडरेबल, ठीक है। तो अब इसको मैं जरा ऐसे ही डेवलप करता हूं। इफ ऑर्बिट, किसका ऑर्बिट? सैटेलाइट का ऑर्बिट, ठीक है। इफ ऑर्बिट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ ऑर्बिट इज वेरी क्लोज टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस वाले केस में क्या होने वाला है? अब जरा गौर करिएगा, वेरी क्लोज टू दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस वाले केस में होने ये वाला है बेटा कि R प्लस एच जो है ना, R प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, नथिंग एल्स। आगे इतनी बात समझ में। अब जरा गौर करें, जो आपने अभी यहां पे पाया है ना, उसको जरा अंदर डेवलप करो। तो यहां पे अब इसके बाद जो इक्वेशन बनने वाली है, देखो, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई आर था, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। फिर अंडर रूट ऑफ, बेटा मैंने क्या बताया कि R प्लस एच का होल क्यूब तो था, लेकिन अगर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो बहुत ही करीब है, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? ना के बराबर। तो R प्लस एच आप बेसिकली किसके बराबर बोल सकते हैं? R के बराबर। अगर R प्लस एच R के बराबर है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो R का क्यूब अपॉन नीचे क्या आ रहा है? नीचे आराम से आ रहा है जी, है ना। अब एक काम करो, जो एक R बाहर पड़ा हुआ है ना, अगर मैं उसको अंदर ले आऊं तो वो R का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। तो अब इसके बाद डेवलपमेंट फर्दर कैसा होता है? ये सेपरेशन तो मैं डाल दूं एक बार, ताकि आपको ये समझ में आए कि सर नोट कैसे करना है इसको। चलो भाई, इसको सेपरेशन दे दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया? T इज इक्वल टू 2 पाई बाई आर अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी तो आ चुका है। ये स्पेशली कब आया था? जब सैटेलाइट जो है ना वो एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जो ऑर्बिट अर्थ के सरफेस के बहुत ही पास घूम रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है आप लोग को। अभी जो आर है इसको अंदर फेंक दो, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद जो कहानी जिस तरह से डेवलप होगी उस पर जरा आपको लेकर के चलते हैं। आ जाओ, देखो भाई, तो T इज इक्वल टू 2 पाई तो है ही, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। T इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई था। अंडर रूट ऑफ
ऊपर था आर क्यूब, ठीक है, तो ऊपर आर क्यूब को रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। माफ कीजिए। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर जब अंदर जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहां पे आर स्क्वायर से कटा तो बचा एक आर, तो ये आ जाएगा आर बाई जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही होगी, तो इसको दिल में बसा के रखना, बिकॉज ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्पेशल वैल्यू आपको देने वाला है, ठीक है। अब सर यहां से स्पेशल वैल्यू कैसे निकलने वाली, जरा गौर करिए। यहां पे कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है सच, बिकॉज आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका एकदम प्योर नंबर आता है 6400 किलोमीटर। उसके बाद जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ के सरफेस के आसपास ही भटक रहे हो तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8। अप्रोक्सीमेटली आप उसको 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे ना बेटा, ध्यान देना। नाउ एट, अब r की वैल्यू क्या है, नाउ एट r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, जिसका मतलब पता है क्या हो जाएगा 6400 10 टू द पावर 3। इसका मतलब हो गया 6400 10 टू द पावर 3 मीटर। अच्छा, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, देयरफॉर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 और 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर। ये तो आर की वैल्यू हो गई। और उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जो जी है, जी का मतलब होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सटीक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इन दोनों प्यारी प्यारी वैल्यूज को आप पुट कर देंगे टाइम पीरियड वाले फंडे के अंदर, फॉर्मूले के अंदर, तो अब जो टी आएगा ना तुम्हारा, वो आता है 84.6 मिनट्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ऑल द मतलब क्या, पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एंड जी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर एंड जी, दो ही वैल्यूज पकड़नी है आर की और जी की, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड जी इनटू दिस इक्वेशन, इनटू अबव इक्वेशन, इनटू अबव इक्वेशन वी हैव। अब हमें क्या मिलने वाला है पता है, कुछ नहीं, आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 84.6 मिनट्स। इसका जो आपको आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है बेटा 84.6 मिनट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। समझ गए आप इस वाली बात को, तो ये वाला आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, इसको इत्मीनान से नोट करना। ये टाइम पीरियड तब के लिए आया था जब द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तब के लिए ये वाला फॉर्मूला आया था, इसको दिल में डाल दिया गया है, इसको डब्बे में डाल दिया गया है। अब अगला केस कौन सा करवाऊंगा, अगला केस करवाऊंगा जनरल केस, ठीक है, कि भैया अब अर्थ के सरफेस के आसपास नहीं घूम रहा है, ठीक है, बहुत दूर घूम रहा है, जो कि यूजुअली होता भी है, तो उस वाले केस में क्या कार्यक्रम होने वाला है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो बहुत शानदार। तो ये वाला कार्यक्रम आपका पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, अब जरा आपको कहानी में आगे की तरफ लेकर के चला जाएगा। तो ये पहला वाला केस पूरे दिमाग में डन हो चुका है, वो था फॉर अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। बट हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर हम जनरल केस लेकर के चलें तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत दूर दूर जाते हैं, जरूरी नहीं है कि अर्थ के सरफेस के आसपास ही वो घूम रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे करेंगे, मैंने आपसे एक और बात कही थी कि आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी तो निकाल सकते हो, तो वो एग्जैक्टली कैसे इवैल्यूएट होगा उसके लिए आपको आना पड़ेगा वापस से यहाँ पे। जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था वो आया था 2 पाई बाई आर अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी। क्या बोलते हो, इतनी बात डन थी पूरी, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसके ऊपर फॉलो अप लेते हैं। यहां पे जो हमारे पास ये जी आ रहा है ना, छोटा वाला जी, ये छोटा वाला जी क्या होता है, ये होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या हम इसके फॉर्मूले को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक्सपैंड कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो बस आपका ध्यान यहां पे चाहिए। नाउ अगर एक बेसिक फॉर्मूला बताऊं कक्षा 9वीं का, ठीक है, 9th का फॉर्मूला भाई, 9th का फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर का स्क्वायर।
क्या हम सही जा रहे हैं? ठीक है, तो छोटा वाले जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बड़े वाले जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 10⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब जरा गौर किया जाए, यहां पे मास के साथ खेल होने वाला है। अब क्या खेलेंगे अपन मास के साथ? बेटा इतना बता दो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या बोला मैंने? इतना बता दो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब एक काम बनता है आपका, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाना और लिख देना कि सर जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ना। सही हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर गलत हुआ तो भैया आपको एटलीस्ट सीखने को मिल जाएगा वीडियो जब आप वापस से रिप्ले करेंगे तो। ठीक है, चलिए ये वाला काम आपने कर लिया होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप आंसर्स लिख करके आ गए होंगे। अब जरा आपको बता रहा हूं डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी को पहली बात सिंबलाइज किससे करते हैं? एक सिंबल दिया जाता है रो, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यार यहां पे वॉल्यूम किसका लोगे? अर्थ का लोगे ना। तो अर्थ बेसिकली क्या होता है? स्फीयर होता है। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करें, देखो डेंसिटी इक्वल टू मास के लिए एम यूज कर लेते हैं, अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3, ये लिखो 4/3, और यहां पे आ जाएगा पाई आर का क्यूब। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अच्छा, ये डेंसिटी ऑफ अर्थ है, डेंसिटी किसकी है? अर्थ की है, तो रेडियस आप लिटरली अर्थ का लेंगे। आप ये वाली गलती मत करना कि सर r+h ले लें क्या। अरे नहीं भाई, ऑर्बिट तक की दूरी लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको अर्थ की डेंसिटी निकालनी है, तो अर्थ का ही रेडियस लेना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब एक काम करो, ये जो था ना m, मुझे m को रिप्लेस करना है, तो m यहां से क्या हो जाएगा जरा गौर करा जाए। नाउ m जब आप निकालेंगे, m हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब रो। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब रो। m हो गया 4 पाई आर क्यूब रो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? 3, अपॉन नीचे आ जाएगा 3। ये अपने पास मास तो पूरा डेवलप हो चुका है। अब इस मास को हम कहां पुट कर देंगे? इस वाले फॉर्मूले के अंदर, और उसके बाद जो जी मिलेगा उसको यहां डाल देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई साहब, मास को मैंने निकाला ही क्यों? ताकि मैं इसको जी के अंदर पुट कर सकूं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं आपके लिए। आसान सी चीज है भाई, कोई टफ नहीं है, बस हल्का ना कभी कभी क्या होता है, डेरिवेशन आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन लॉजिक उसके बिल्कुल सेट होते हैं। तो अब जरा गौर करिए यहां पे क्या होने वाला है। मास तो अपने को मिल चुका है, इसको जी के अंदर पुट कर दो। नाउ जी इज इक्वल टू क्या था? जी बाई आर का स्क्वायर। जी इज इक्वल टू क्या था? जी बाई आर का स्क्वायर। एम तो जस्ट मिला है, तो एम क्या मिला है अपने को? एम मिला है 4 पाई आर क्यूब रो, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 3। पक्का डन। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को काट दिया, तो जो बचा वो क्या बचा? तो जरा गौर करें, जी इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई आर जी रो। ठीक है, यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो एक ही आर बचा ना, तो 4/3 पाई आर 0। ठीक है, चलो बेटा, अब जो ये वैल्यू मिली है, इसका समय आ चुका है कि आप इसको डाल दें अब इसके अंदर। ठीक है, तो जी निकाला क्यों? ताकि अब मैं जी को यहां पे पुट कर सकूं। तो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। पक्का? ठीक है, अब जरा गौर करो, जी जाएगा वहां पे। ठीक है, लिख दें इसको कि पुट वैल्यू ऑफ जी इंटू इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू इक्वेशन नंबर 1। बस यार, और क्या है, बस इतनी सी बात है। आया समझ के नहीं आया? अब क्या करना है, बस टी को यहां पे पुट करते, तो टी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? टी इज इक्वल टू होने वाला है 2 पाई बाई आर, यहां पे अंडर रूट ऑफ क्या चल रहा था बेटा? वो चल रहा था आर प्लस एच का होल क्यूब, आर प्लस एच का होल क्यूब, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा जी, और जी कितना आ चुका है? 4 पाई आर जी रो। क्या आ गया? 4 पाई आर, और उसके बाद जी
उसके बाद रो, और यहां से 3 चले जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक भी कोई परेशानी आपको नहीं महसूस हो रही होगी, पक्का क्लियर हो गया। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हुआ ना, इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा बस चेंज करने वाला हूं। अगर मैं आपको बोल दूं कि ऑर्बिट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन अब मुझे फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें क्या डेवलपमेंट्स होंगे, तो पहले वो कंडीशन इंपोज तो कर दें, है ना। फॉर्मूला याद करने को तो आप याद कर लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसके ऊपर ज्यादा, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर ऐसे ज्यादा सवाल नहीं आते जिसके इसके अगले वाले केस के ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। अब अपन इसको जो स्पेशल कंडीशन अपन इंपोज करिए उसके बारे में जरा यहां पे जानकारी दे दी जाए कि इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ, if satellite is orbiting close to the surface of earth, close to earth surface, तो भैया इस वाले केस में कहानी डेवलप फर्दर कैसे होती है, तो वो ऐसे होती है कि ऑब्वियसली h इज इनसिग्निफिकेंट, h इज नॉट कंसिडरेबल, तो यहां पे r प्लस h जो है आप इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ r बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो भैया अगर ऐसी बात है ना, तो ये फॉर्मूला अंदर ही अंदर कैसा उभर के आएगा, देखो t इज इक्वल टू, एक सिंपल सा काम मैं कर रहा हूं आप लोग के लिए, जब ये 2 पाई रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर। तो इसको जरा अंदर ही अंदर लपेट देते हैं पहले तो। देखो भैया ये जब 2 पाई अंदर गया तो ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, पक्की सी बात है। यहां पे लिखा हुआ है r प्लस एच का क्यूब, ठीक है। यहां पे r प्लस एच खुद में क्या होता है आपको दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये जो r प्लस एच है वो खुद किसके बराबर हो गया है, वो खुद हो गया है r के बराबर। तो जो r प्लस एच का होल क्यूब है वो भी r के बराबर ही हो जाएगा, किसके बराबर, r के बराबर। तो ये हो जाएगा बेटा r का क्यूब। उसके बाद 3 को तो तुम छेड़ नहीं सकते ना, तो रहने दो उसको। उसके बाद यहाँ पे 4 पाई का स्क्वायर हो गया, r का क्यूब हो गया, 3 रह गया, ये वाला r भी तो अंदर आएगा, तो जब ये वाला r अंदर की तरफ आएगा तो r का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये r का स्क्वायर इंटू r क्या होता है, r का क्यूब, तो 4 पाई, और ये आ जाएगा r का क्यूब। और उसके बाद g और रो तो यहां पर मौजूद है ही, तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। क्या है समझ में, 2 पाई अंदर गया, 4 पाई का स्क्वायर, r प्लस एच इज नथिंग बट जस्ट r, तो r का क्यूब हो गया। उसके बाद बगल में कौन था, 3, तो बगल में कौन है, 3। ये वाला r अंदर आएगा तो r का स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, r का क्यूब। 4 पाई पहले से मौजूद थी, 4 पाई पहले से मौजूद थी। उसके बाद 0 था तो 0 था। अब भाई साहब जिसको जाना है उसको जाना है, तो जाने वाले को तो कोई रोक नहीं पाया, तो यहां पे 4 और 4 को कोई रोक नहीं पाएगा। ये वाले पाई से ये वाला पाई जो है ये भी आस्ता लवीस्ता, ये भी निपट जाएगा। r क्यूब से r क्यूब भी निपट जाएगा, तो 3 पाई अपॉन 0, बस इतना बचेगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख दिया जाए और फिर डब्बे में इसको भी डाल देंगे। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा अब तो, 3 पाई और नीचे क्या आ जाएगा, g इंटू रो, नीचे क्या आ जाएगा, g इंटू रो, बस इतनी सी बात है। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं इसी की बात आपसे कर रहा था, ठीक है, कि एक ऐसा टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आएगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो ये रहा वो वाला फॉर्मूला, इसको भी दिल में बसा के रखना, ये रहेगा आपका अल्टीमेट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑब्वियसली मैं इसमें सेपरेशंस डाल देता हूं आपके लिए कि कहां से कहां तक आपको कैसे नोट करना है। पहला सेगमेंट ये वाला हो गया नोट करने के लिए। अगला सेगमेंट, भाई दिल में तीर ना घुस जाए, अगला सेगमेंट ये वाला हो गया नोट करने के लिए, और तीसरा सेगमेंट ये रहा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, जल्दी करना प्लीज। चलिए बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब भैया अब इससे आगे बढ़ेंगे, वेलोसिटी वाला पूरा खेल हमने खेल लिया, टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया था। अब अगला मसला क्या है, अगला जो मैटर आएगा वो आएगा अबाउट एंगुलर मोमेंटम। किसकी बात करी जाएगी इस बार, एंगुलर मोमेंटम की बात की जाएगी। पहली बात तो ये जरा सुनना यार, एंगुलर मोमेंटम के बारे में ना कुछ बहुत बेसिक फंडे होते हैं, पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इसका बेसिक फंडा क्लियर है तो ये जो डेरिवेशन है ना ये ना के बराबर रहेगा आपके लिए। तो पहले जरा समझ लें कि इसको रिलेट कैसे किया जाएगा विथ लीनियर मोशन एज वेल, ठीक है। अब जरा देखना भाई, क्या आप लोग जानते हो कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ
भाई जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ और लिख दो कि सर आपके लिखने से पहले तो हमारा ही फॉर्मूला आ गया था कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। लिख दिया, वीडियो को पॉज कर दिया होगा, कमेंट में चले गए होंगे, आंसर लिख दिया होगा। अब वापस आ जाओ और वीडियो को रीप्ले करो। देखो भाई, लीनियर मोमेंटम को पहली बात तो पी से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉडी है, जैसे मान लो एक बॉडी है, ये रही बॉडी, ठीक है। अब इसका मास क्या होगा, कुछ तो भी मास होगा ना इसका यार, तो इसका जो भी मास होगा, लेट मी कॉल दिस एज मास m, ठीक है। अब ये जो बॉडी है, ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि राइट हैंड साइड में भाग रही है विद सम वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, एरो का लगाना यहां पे अति महत्वपूर्ण। तो भैया ये जो बॉडी है वो इस तरफ भागे जा रही है, भागने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और भाग तो रही है बट विद अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बट विद अ वेलोसिटी ऑफ v। तो इस केस में इस बॉडी के पास हम कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होता है इस बॉडी के पास, लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या निकल करके आने वाली है, सोच के देखो इसकी यूनिट क्या होगी। अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया होगा तो लगे हाथ यूनिट भी आप डाल सकते थे। कैसे बेटा, देखो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट क्या होती है भाई, दुनिया जानती है किलोग्राम होती है, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, दुनिया जानती है मीटर पर सेकेंड होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको लीनियर मोमेंटम क्यों बता रहा था, बिकॉज यहीं से मैं कहानी खींचने वाला हूं अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब जरा गौर करो, मान लो कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है, कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ हमारे पास है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर एक बॉडी है और वो बॉडी भी क्या है, वो वाली बॉडी भी है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। मान लो ये रही हमारे पास एक छोटी सी बॉडी, ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी बॉडी मैंने ले ली है और इसका मास अपन पकड़ लेते हैं, चलो m के बराबर। किसके बराबर बेटा, m के बराबर, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो एक बात तुमको मैं क्लियर कर देता हूं, ये कोई डेफिनेट सर्कुलर पाथ नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई सर्कल ही बना करके रखा हुआ है फिजिकल। भाई वो तो ये जब बॉडी मूव कर रही थी तो इसके अबाउट मोशन अपने को दिखा, तो अपन ने बोला कि हाँ भैया ये मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है, बस इतनी नाजुक सी बात है। तो ये सर्कुलर मोशन जो है वो किसी सेंटर के अप्रॉक्स हो रहा, अराउंड हो रहा होगा, तो एक सेंटर तो पकड़ना पड़ेगा इसका। तो मान लो कि ये इसका सेंटर था, ठीक है। अब क्या होता है ना कि सेंटर से आप पोजीशन वेक्टर देते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी को, तो वो पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाएगा, बड़े प्यार से देखो बेटा, ऐसे ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं पक्का। तो ये जो मैंने बना के रखा है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, लेट मी कॉल दिस आर, लेट मी कॉल दिस वेक्टर आर, ठीक है। और दूसरी बात क्या होने वाली कि भाई अगर कभी किसी पॉइंट पर ये पार्टिकल फॉल ऑफ कर गया तो जो इसके पास वेलोसिटी होगी ना, दैट विल बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये बात इतनी बारीक है ना, कई लोग नहीं पकड़ पाते हैं इस चीज को कि भाई अगर ये पत्थर, जैसे मान ले एक रस्सी है, पत्थर बंधा हुआ है, घुमा रहे हैं, अगर कभी अनफॉर्चुनेटली किसी एक पॉइंट पर अगर रस्सी से पत्थर छूट गया या रस्सी अगर टूट गई, तो वो जो पत्थर है ना वो घूमता हुआ नहीं जाएगा, वो जो पत्थर है वो सर्कल के टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ करता है, ठीक है। ये बेसिक कॉमन सेंस। तो यहां पे इसके पास एक वेलोसिटी होगी इसका मतलब, और वो वेलोसिटी कैसी होगी, दैट वेलोसिटी विल बी नथिंग बट टेंजेंशियल टू द सरफेस या टेंजेंशियल टू दी सर्कुलर पाथ। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है पक्का। अब जरा गौर करेगा, मास रहा उसका m, वेलोसिटी रही उसकी v, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v। लीनियर मोमेंटम वैसे भी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन अब मसला आ रहा है कि सर आप तो एंगुलर मोमेंटम ही कुछ बात कर रहे थे, तो अब करूंगा, जरा सुनना। l जो है ना, l का मतलब हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। इसको बड़े शब्दों में लिख रहा हूं क्योंकि ये काम आएगा तुमको बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो L का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब L का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये निकलता कैसे है, ये जो R मैं लेकर के आया था ना, इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, क्रॉस यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंटम, क्या आएगा यहाँ पे, मोमेंटम। और मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मेरे ख्याल से इतनी पूरी कहानी दिमाग में सही से सेट हो गई होगी, ठीक है। अब जरा गौर करो अगर मैं वैल्यू वाइज लिखूं, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो m इंटू वी इंटू आर, बस यार कहानी यहीं पे खत्म। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, तो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी। तो L इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ गया, mvr। अब इस फॉर्मूले को दिल में बसा के रखना। चलो बेटा,
एक तो ये वाली कहानी थी जो आपको सुनानी थी, है ना। अब दूसरा मैं एक छोटा सा आपको रिलेशन दिखाने वाला हूं, एक छोटा सा आपको मैं रिलेशन दिखाने वाला हूं। सर किसके बीच का? ये रिलेशन होगा मोमेंटम और फोर्स के बीच का, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो फिर आपको पता होगा कि यार अगर मैं कभी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं, तुम खुद सोचो ना यार, एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v के बराबर है, ठीक है। अगर मैंने उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया तो फोर्स अप्लाई करने से क्या उस बॉडी का मास चेंज होगा? कतई नहीं, उस बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया है तो बॉडी की वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, ठीक है। नाउ गोइंग बैक टू वेलोसिटी एंड मोमेंटम। भाई अगर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास तो चेंज हुई नहीं, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो उस कारणवश मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। आगे समझ? तो बेटा अगर मैं कभी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो पहले क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? लीनियर मोमेंटम। तो भैया फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, चलो एक काम करो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ले लो, वही तो लेते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जरा कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर इसी का रेप्लिका बना दूं मैं रोटेशनल में तो क्या बन जाएगा? भाई फोर्स का रेप्लिका क्या होता है? टॉर्क। और लीनियर मोमेंटम का रेप्लिका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा dl/dt, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी आपके लिए कौन सा होगा? L = mvr। तो मेरी ये गुजारिश, एक बार आप जरा पहले इसको छाप लो, उसके बाद फिर हम निकालने पे आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर अ गिवन सैटेलाइट। जल्दी इसको नोट करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो गजब। तो L = क्या आ जाएगा? mvr तो आ ही जाएगा। अब जरा देखा जाए कि हाउ कैन वी इवैल्यूएट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट। तो जरा यहाँ पे जो पहले कहानी लिखी हुई है ना वो भी लिख लेना, बिकॉज मैंने कई बार बोला हुआ है कि बच्चों का होता क्या है, उनको आता सब कुछ है ना, लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं ना तो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते पेपर के ऊपर। तो भाई जो तुम्हारा थॉट है, अगर तुम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो कॉपी चेक करने वाले जो है वो किस बात के नंबर देंगे? आया समझ के नहीं आया? तो आप सोचते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो आता था बट हम उसको लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए? बिकॉज आपने कभी उस सवाल का आंसर में क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं वो आपने नहीं पढ़े थे। तो ये जो स्लाइड्स पे लिखी होती है ना चीजें, ये एग्जैक्टली वो पॉइंट्स होते हैं जो कि क्लासी पॉइंट्स हैं, जो आपको नंबर दिलवा पाएंगे, ठीक है। अब जरा गौर करें क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ सैटेलाइट ऑफ मास m, पहली बात छोटा वाला m क्या होगा? मास ऑफ द सैटेलाइट। बड़ा वाला m क्या होगा? मास ऑफ द अर्थ। तो व्हेन अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग विथ speed v on the orbital path of radius r around the earth, radius छोटा वाला r है because बड़ा वाला r क्या होगा पता है ना? बड़ा वाला r हो जाता है radius of earth. Its angular momentum is given by, ये रहा इसका बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपके लिए यहां पर भी लिख करके रखा हुआ था, ये था MVR वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब कहानी को डेवलप कैसे करेंगे? MVR को जब सॉल्व आउट करेंगे ना तो MR को अलग रख लो बिकॉज वेलोसिटी को खोलना पड़ेगा। तो वेलोसिटी क्या होती है? √gm/r, ठीक है। ये हम निकाल चुके हैं वेलोसिटी पहले फुर्सत में कि वेलोसिटी इज नथिंग बट √gm/r और इज इक्वल टू, अब ये कैसे डेवलप हुआ इसको मैं आपको हल्का सा ना, कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम की भी वही खेल होता है कि डायग्राम सिंपल तो होता है बट जब तक आपके सामने ना बन जाए तब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है। तो वही चीज यहां पर भी हुई है, डेरिवेशन के अंदर भी आपके सामने एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अगर आपके सामने प्रकट ना हो तो वो क्लैरिटी आपको नहीं आती है। तो उस क्लैरिटी के लिए अब हम आते हैं जरा कहानी में आगे। देखो भाई, अर्थ बनाओ पहले तो, ये बनाया अपन ने अर्थ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अर्थ का जो खुद का रेडियस है वो किसके बराबर होगा? मतलब कैपिटल आर के बराबर होगा। लेकिन जो ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, तो लेट्स टेक दैट ऑर्बिट फर्स्ट। मान लो यहां घूम रहा है सैटेलाइट, सही दिख रहा है क्या? सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सटीक दिख रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में घूम रहा है अपना सैटेलाइट, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस बेटा, सैटेलाइट का जो मास है वो है m के बराबर और अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल M के बराबर, चलेगा। और इन दोनों के जो बीच की दूरियां हैं, इन दोनों के जो बीच की दूरियां हैं, उन दूरियों को हम दरअसल रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल r से। किससे करेंगे रिप्रेजेंट? स्मॉल r से। इसलिए मैंने कहा है हमेशा देखो भाई, सरफेस से
सैटेलाइट की दूरी जो होती है उसको अपन h बोलते हैं, और सरफेस से सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो छोटा वाला आर है ना, दिस इज बेसिकली इक्वल टू, गौर करेगा, छोटा वाला आर इज बेसिकली इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। रेडियस ऑफ अर्थ प्लस क्या हो जाएगा, हाइट के बराबर, बस इतनी सी बात है ना। अब जरा गौर करेंगे, यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी आई थी ना, मतलब यहां पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई थी वो कितनी आई थी, मैं आपको लिख के बताता हूं। ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आई थी वो आई थी अंडर रूट ऑफ gm ओवर, यहां पे आता है छोटा वाला r, यहां पे आता है छोटा वाला r, बिकॉज यहां पे जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ना वो डिपेंड करती है कि सैटेलाइट की दूरी कितनी है। वो इस बात, सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि अर्थ का रेडियस क्या है, वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि सैटेलाइट की दूरी क्या है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ये। ठीक है, अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है उस पर जरा डेवलप किया जाए, एंगुलर मोमेंटम पे जरा डेवलप किया जाए। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L से करेंगे बेटा रिप्रेजेंट। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इंटू वी इंटू आर। मेरे ख्याल से इतना पूरा क्लियर होगा आपके दिमाग में। ठीक है, ऑब्वियसली r क्या लेंगे, r लेंगे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ना r क्या लेंगे, r लेंगे रेडियस ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे m आ जाएगा, उसके बाद v कितना आया था बेटा, तो v आया था अंडर रूट ऑफ gm ओवर r। ठीक है, v कितना आ गया था, v आ गया था अंडर रूट ऑफ gm ओवर r, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है आपको इससे r से। किससे करना है, r से करना है। जब ये r अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, अब आप सोच पा रहे हैं इसके बारे में क्या होने वाला है इसके साथ, एक बार जरा यहां देख लो, पूरा जो एक्सप्रेशन है, जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो अंडर रूट के अंदर है। कैसे बता, पावर क्या है, 1/2 है ना, तो हर एक चीज को आप रूट के अंदर ही लेकर के आने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। अब जरा गौर करो, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां एक्सप्रेशन में मास ऑफ अर्थ भी है और मास ऑफ दी सैटेलाइट का भी जिक्र है, दोनों ही मासेस यहां पे इन्वॉल्व है। अब देखना जरा, g को बिल्कुल मत छेड़ना, m को तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, अंदर वाला r तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब जब ये वाला m अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा, m का स्क्वायर बन जाएगा, m का स्क्वायर, और उसके बाद जब ये वाला r अंदर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, r का स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। अब भाई साहब जिसको जाना है उसको जाना है, दैट इज ये वाला r रेड पेन से काटेंगे भाई यार, ये वाला r और ये वाला r अब हमारे बीच नहीं रहेंगे, तो उसके बाद जो हमारे बीच रहेंगे उनको जरा लिख लिया जाए तरीके से। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm m का स्क्वायर और r। ठीक है, बस ये रहा फॉर्मूला अपने पास, gm का स्क्वायर, gm का स्क्वायर बाई r इंटू r, और ये पूरा रूट के अंदर रहेगा तो रूट के लिए पावर 1/2। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी 1/2 के फॉर्मेट में सॉल्व करना पसंद नहीं करेगा, सब लोग रूट ही लगाते, तो मैंने रूट पे इसको आंसर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एंगुलर मोमेंटम, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लो। पहले एक काम करो, पहले जरा ना एक काम करो, पहले इसको नोट करो, उसके बाद जो उसकी थ्योरी है आपको वो दिखाता हूं। तो जल्दी जरा इसको नोट करना बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो हो गया होगा। अब उसके बाद जरा इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई है ना, ये दरअसल आपके डेरिवेशन के हर एक स्टेप को सपोर्ट करने के लिए लिखी हुई है। आगे समझ, तो एक बार जरा इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने इस चीज को। अब ना यहाँ पे जो आखिरी में पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत ही शानदार पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है देखो जरा, पहली बात जरा समझना है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम नामक जो चीज है ना बेटा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। इस बात को क्लियर कर लो, मेक श्योर कर लो कि तुम्हें ये चीज क्लियर हो कि छोटा वाला m क्या होता है, मास ऑफ दी सैटेलाइट। उसके बाद ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लैनेट, ये डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लैनेट। और अगर हम इस वाले केस में लेके चलें तो हम अर्थ का केस ले रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। उसके बाद डिपेंड किस पे करेगी, ये डिपेंड करेगी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे। किस पे करेगी, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये सब चीजें होती है, वही लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट depends on both the mass of the satellite मतलब m and the mass of the planet बड़ा वाला m. It also does depend upon the radius of the orbit of the satellite. ठीक है, यहाँ पे जो r है ना, जो छोटा वाला r अपन ने यूज किया है, वो अर्थ के सेंटर से लेकर के सैटेलाइट तक की ही तो दूरी है। तो मेरे ख्याल से ये सब पूरा फंडा आपको अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। अब आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट पे, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है भाई, ऑब्वियसली बात है, देखो अगर एक स्टाइलस भी है, ठीक है, अगर ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सेम कहानी हो रही है किसके लिए, सैटेलाइट के लिए हो रही है, तो उसके पास भी कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होना लाजमी है, पहली बात तो ये। दूसरा, वो मूव भी तो कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी का होना भी लाजमी है। तो अब वो एग्जैक्टली हम कैसे फिगर आउट करेंगे, आपको अब जरा लेकर के चलते हैं, आ जाओ। अर्थ बना दिया, ठीक है, अब बनाते हैं इसका ऑर्बिट, यहीं से लेते हैं। सटीक है, सटीक है, सटीक है, बहुत शानदार है। ठीक है, तो अर्थ था और ये इसका ऑर्बिट रह गया। ऑब्वियसली जो इसकी दूरी होगी ना उसको अपन बोल देंगे, अभी मान लिया सेंटर से निकालना है ना, तो सेंटर से इस दूरी को मान लेते हैं अपन स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं इसको अपन, स्मॉल आर मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल आर के बराबर। नाउ द थिंग इज दिस कि एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है इसके अबाउट। तो ये रहा एक सैटेलाइट, ये रहा एक सैटेलाइट, और जब ये घूम रहा होगा ना इसके पास एक वेलोसिटी होगी जिसको हम बड़े प्यार से कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, जिसको हम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल स्पीड। ये रही इसके पास वेलोसिटी जिसको हम कह देते हैं ऑर्बिटल स्पीड v। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आप लोग को यहां तक, चलिए ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, आपको निकालनी है टोटल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार आप लोग के लिए, देखिएगा इसको अच्छे से। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है -GMM/r। अब ये mm क्या है ये सब पूरा बताता हूं, तो पहले जरा इसको तो नोट कर लें। ठीक है, इतना पूरा समझ में आ गया। अब जरा गौर करें, इस वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे और फिर इक्वेशन अपना डेवलप हो जाएगा। ये बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब बस इतनी सी बात है, पोटेंशियल तो पता ही है, बस निकालना क्या बचा है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले ना मैं एक काम करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं, उसके बाद पुट कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, नाउ भाई काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, हाफ इंटू मास ऑफ दी सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या मैं सही जा रहा हूं, ठीक है। अब एज वी ऑलरेडी नो, एक बात हमको पहले से पता है कि v का मतलब यहां पे ऑर्बिटल स्पीड भी है। एज वी ऑलरेडी नो कि v का मतलब यहां पे क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड से हम भली भांति वाकिफ हैं, ये होता है अंडर रूट ऑफ g मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन यहां पे क्या आता है, छोटा वाला r। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा GMM अपॉन नीचे क्या आ जाएगा r। आ गया समझ में। अब k जब मिल चुका है और u हमको पहले से पता था, तो बस सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब इसमें एक और चीज लिख देता हूं कि एज वी ऑलरेडी नो, एक बात हमको और पहले से पता है, एज वी ऑलरेडी नो, और क्या पता है हमको पहले से कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था -g मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। पक्का आ गया समझ, चलो ठीक है भैया। अब सारी वैल्यूज को भरो और फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया था हाफ GMM/2r। तो ये आ गया था g मास ऑफ द प्लैनेट मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन नीचे क्या आ गया, 2r आ गया। उसके बाद उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, -GMM/r। तो -GMM/r। यहां तक कोई परेशानी है क्या, पक्का। अब जरा गौर करो क्या हो सकता है इसमें, और क्या पॉसिबिलिटी है, GMM बाई छोटा वाला r जो है वो कॉमन निकाल लो, तो अपने पास क्या बचेगा, GMM अपॉन छोटा वाला r जो है, जैसे हम कॉमन निकालेंगे GMM बाई छोटा वाला r जैसे हमने कॉमन निकाला, तो 1/2 -1 बचा। क्या बचा, 1/2 -1, और हाफ में से 1 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, -1/2 ही तो बचेगा। तो क्या बचेगा, -1/2। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो आएगी, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि टोटल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, -GMM अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2r।
नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2r, बस इतनी सी बात है। तो ये रहा आपके पास फाइनल फॉर्मूला। किसका आ गया वाला फॉर्मूला? फॉर टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ सरफेस। बस इतनी सी बात है, पक्का डन? तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दिखाते हैं थ्योरी आपको। जल्दी करेगा बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बहुत शानदार, ये वाला केस तो आपका पूरा डन हो चुका है। दिस वाज अबाउट टोटल एनर्जी। उसी का छोटा सा एक हल्का सा स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और वही तो यहां पे करके आपको दिखाया गया था। आ गया समझ? इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए भैया, तो ये आपकी जो पूरी कहानी थी प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट की, ये वाली हो चुकी है खत्म। अब बस आपसे उम्मीद मैंने ये करी है कि आपने तरीके से सब कुछ नोट करके रखा होगा, फॉर्मूले की शीट बना ली होगी, अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ अगर परेशानी लगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाओ, वहां मुझे बता दो, आई विल सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। अब जो मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम की भी क्लासेस, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सोच के रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात उनको भी नहीं आएगी। स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।